के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 34 दिनों से डटे हुए हैं। किसानों ने बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लेते हुए शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसका सरकार ने जवाब भी दे दिया है। सरकार किसानों से बुधवार दोपहर 2 बजे बातचीत करेगी। इससे पहले किसानों ने कल 11 बजे बातचीत के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब ये मुलाकात कल दोपहर 2 बजे होगी। सरकार ने 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया है किसानों से बातचीत करने के लिए। पिछले 34 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस बीच सर्दी का सितम और भी तीखा हो गया है, और खासकर रात और बिल्कुल सुबह के वक्त। वहीं दूसरी ओर किसान हैं कि अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं। लेकिन इसी बीच गुजरात से आए किसान ने यहां मच्छरदानी वाले टेंट की व्यवस्था की है। आर्मी जैसे दिखने वाले टेंट के भीतर और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये बता रहे हैं डिटेल में हमारे संवाददाता। लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी किसान बढ़ा रहे हैं। और मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए, किसान यहां पर रात काटने के लिए अलाव की व्यवस्था करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो व्यवस्था और कर सकते हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था कुछ किसानों ने की है। आप देखिए, इस तरह के ये टेम्परेरी टेंट्स लगा दिए गए हैं, जिसमें ये आपको मच्छरदानी भी दिखाई देगी। क्या कुछ इसमें है वो इनसे पूछ लेते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं जी? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आप यहाँ आए हैं, किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? दिनों रात कैसे कट रहे हैं? बहुत टफ हो रहा होगा। बहुत मुश्किल है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और देखते हैं कब तक ये आंदोलन चलेगा। हम साथ में ही हैं। रात को ठंड लगती है? ठंड तो बहुत लगती है जी। हालांकि ये जो चीजें हैं आपने व्यवस्था की, इससे कितना थोड़ा फायदा मिलता है? फ़ायदा है, बस थोड़ा सा छत मिल जा रही है कहने के लिए, और ठंड से बच ही जाते हैं थोड़ा बहुत। कितने लोग चले जाते हैं? हम चाहेंगे आप दिखाएं एक बार इसके अंदर कितने लोग इसमें एक बार में चले जाते हैं। वो बता रहे हैं कि 2 लोग चले जाते हैं। आप देखिए, ये जो जाली है वो उन्होंने खोली और उसके अंदर वो जाएंगे। और बात करते करते मुझे इसके अंदर मोबाइल पोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चार्जर यहाँ पर है, और कुछ पास से जनरेटर से बिजली का पोर्ट लिया गया है, और 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और हम चाहेंगे कि क्योंकि शाम हो रही है, वो अपने शायद सोने की व्यवस्था कर रहे थे, तो हम वापस यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वो जाली जो है बंद हो गई। और फिर ठंड से बचने के लिए वो दूसरा इंतजाम भी है जिसे बंद किया जा सकता है। और अगर मैं वो पूरा बंद आपको दिखाऊं तो दूसरा एक टेंट है, उसको देखिए, उसको बंद किया गया है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ जिनके पास उस तरह के टेंट्स की व्यवस्था नहीं है वो इस तरह से अलाव यहाँ तापते हैं। कितनी ठंड लग रही है जी? रात के समय बहुत मुश्किल होता है। हाँ, खूब ठंड लग रही है। रात कैसे बीत पाती है? अरे भाई, काफी ठंड लग रही है भाई। समूह बड़ा टाइट गुजर रहा है समय की ठंड में। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है रात को, सुनना पड़ता है। तापने के बाद टाइम काटते हैं सड़क पर। बच्चा भी आपके साथ है? बच्चा हमारे साथ है, बच्चा भी हमारे साथ है भाई। सड़क पर बैठकर गुजारा कर रहे हैं। सड़क पर परेशान ठंड पड़ती है। तो सड़क पर जिंदगी बिता रहे हैं किसान, ये सीधे तौर पर कहें, और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। उधर किसानों के मुद्दे पर, आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत के लिए इसमें मौजूद है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, कल सरकार और किसानों की एक बार फिर से बातचीत है, कितनी उम्मीद है? क्या लगता है आपको, नए साल के पहले ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? हम पूर्ण आशावान हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका समाधान कल हो जाए, क्योंकि देश के अन्य क्षेत्र के अंदर जो किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी, जो बॉर्डर पर बैठे किसान उनकी भावना को भी समझेंगे कि वास्तव में जो किसान लंबे समय से मांग कर रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, और इस बिलों के अंदर आज़ादी मिली है। देश का किसान अपने मनचाही रेट के ऊपर मनचाही स्थान पर बेच सकेगा, तो ये किसानों की स्वयं की मांग थी। इसीलिए देश के अन्य क्षेत्रों से किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। और कल जो वार्ता होगी उसके अंदर निश्चित रूप से मुझे आशा है कि जो वार्ता होगी उसमें एक सकारात्मक परिणाम पर पहुंचेंगे, और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक होगी, और उसके अंदर एक किसानों के जो ये गतिरोध है वो निश्चित रूप से दूर होगा। 6 दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लंबी लंबी बैठकें होंगी। गतिरोध कहाँ आता? टकराव किन मुद्दों पे था? ऐसा है कि गतिरोध इस बात का नहीं है कि किसानों के बिल को लेकर। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के जो बिल बने, उन बिलों के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका वो विरोध कर सके, क्योंकि ये किसान की आज़ादी का बिल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर बात करें तो जो पहले से ही चल रहा है, कई राज्यों के अंदर, 20 राज्यों के अंदर तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, जिसमें पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है
उसके अंदर तो यहाँ तक है कि किसान अगर एग्रीमेंट से कहीं पर भी अगर मना कर देता है या कहीं उसकी एग्रीमेंट में कहीं अगर कहीं कमी लगती है तो उसके अनुसार तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है और जेल का भी प्रावधान है। लेकिन हमने जो कानून बनाया उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फैसला होगा वो किसान के विरुद्ध में फैसला नहीं होगा, सिर्फ जो एडवांस में लिया वो वापस देने का। इसके अतिरिक्त न तो कोई जमीन से संबंधित कोई उनको कुड़क करने का प्रावधान है, न कोई संपत्ति को उसकी कुड़क करके और उस ट्रेडर को देने का है। इसमें जमीन का एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा। तो ये सारा जो है ये किसान के हित में और किसानों के लिए ये बिल बना है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और अपने इस ट्वीट में राहुल ने कहा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानून का वार, यही है मोदी सरकार। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। टिकैत ने सरकार के नुमाइंदों से सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। ये भूटानी छोटा के तरह तरह की बात कह रहे, ये भी अपनी जुबान का लगाम लगावे। अगर हमने इनकी नो एंट्री कर दी भी तो किसी के हम बुरियाई नहीं करते। अगर इनकी कमल के फूल की नो एंट्री कामों में होगी तो इन्हीं की सरकार में कैद कर देंगे हम। ये भी कुछ नहीं बात है, भी इनका सम्मान कर रहे हैं हम, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इनकी हम बुरियाई करते हो, पर ऐसी नहीं है भी अपनी जुबान लगाओ जुबान कर गलत सनत ना बोल रहे। कह रहे वहां तो नकली किसान जा रहे, कहाँ जा रहे नकली। बुधवार को सरकार से बातचीत को लेकर किसानों का क्या एजेंडा है, इस पर हमारे संवाददाता आदित्य नायर ने किसान नेता राकेश टिकैत से भी बात की। एजेंडा अपना दे दिया है, जो हमारे 4-5 एजेंडे हैं वो सरकार को दे दिए। 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा, जो एनजीटी का कानून है जिसमें पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टर है ये है, और बहुत मसले हैं। लेकिन जो पहला बैरिकेटिंग है, दिल्ली में घुसने का पहला बैरिकेटिंग तोड़ना पड़ेगा, वो है 3 कानून। इनके वापसी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से डटे हुए हैं। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के 34वें दिन किसानों के आंदोलन पर ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता सब्यसाची राय चौधरी। आज 34वां दिन है जहां पे लगातार सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी है और कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल 30 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वीं बार बातें होने जा रही है। कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार एक साथ बैठेंगे और आगे वार्ता करेंगे। हालांकि किसान संगठनों की अगर बात करें तो उन्होंने अपना एजेंडा दे दिया है सरकार को। 4 अहम एजेंडा दिया है जिसपे वो चाहते हैं कि सरकार उनसे बातें करे। सरकार दूसरी तरफ क्लियर कह दी है कि हम खुले मन से वार्ता करेंगे। तो कल का दिन काफी अहम होगा। कल किसान संगठन और सरकार के बीच जो बातें होगी उससे आगे की रणनीति का पता चलेगा, क्योंकि किसान संगठन लगातार बैकअप प्लान बना के चल रहे हैं कि अगर कल वार्ता से कोई हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति क्या होगी। कुछ किसान यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, कल वार्ता होने वाली है किसान संगठन और सरकार के बीच, क्या आपको उम्मीद है कि वार्ता से कोई हल निकलेगा कल? देखो ये हल निकलेगा अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो हम डटे हुए हैं। जब तक किसी का हल नहीं होगा तो हम इधर से नहीं जाएंगे छोड़कर। हाँ जी। और कितने दिन से आप यहाँ पे सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे हैं? 1 हफ्ता से इधर हैं। हम घर से पूरे तैयार हो रहे हैं, रात होंगे तो घर जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये बताइए सर, क्या उम्मीद है कि सरकार और जो किसान संगठन कल बैठक करने वाले हैं, 6वीं बार बैठक करेंगे, क्या आपको लगता है कुछ उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा? यहाँ कोई ना कोई हल निकलेगा। हम भी एमपी श्योपुर एमपी से आए हैं, जहाँ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं, और उसी चैत्य से हम आए हैं। हमने वहाँ पे काफ़ी आंदोलन किया इनके खिलाफ, और यहाँ पर भी हम किसानों की इनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए और इनका सहयोग में यहाँ पे आए हैं हम। और जरूर कि सरकार को इनकी बात माननी चाहिए किसानों की। अगर बात नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम।
जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो किसान भाई है उनका साफ तरीके से कहना है कि उनको उम्मीद है कि कल अगर कोई हल निकला तो अच्छी बात है, अगर हल नहीं निकला तो आगे भी प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। और वहीं किसानों के साथ बातचीत से पहले गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई है। किसानों से बातचीत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ये बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ गृह मंत्रालय और आईबी के अफसर मौजूद रहे। सरकार को किसानों के आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट, उनकी तैयारियां, बैकअप प्लान समेत दूसरी अहम जानकारियां इस मीटिंग के दौरान दी गई। सरकार ने किसान आंदोलन को देश भर में फैलने से रोकने के लिए प्लान पर विचार किया है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बातचीत से पहले हर तरह की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में एक एक राज्य को ध्यान में रखकर तैयारियों की समीक्षा की। इधर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन किस स्थिति में है, किसान वहां पर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आगे की रणनीति बना रहे हैं, ये तमाम जानकारियां डिटेल में दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य नायक। अब टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के बाकी बॉर्डर पे पहुंचे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और आज राकेश टिकैत यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे। उनका कहना ये था कि यहाँ पे जितने भी समर्थन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा सिंघू पे जो बैठे हैं और बाकी दिल्ली के बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, उसके अलावा भी 26 जनवरी तक करीबन 1 करोड़ से ज्यादा और किसान इस पूरे आंदोलन में आके जुड़ सकते हैं। कल एक केंद्र के साथ बहुत अहम मीटिंग है, जिसमें अहम मीटिंग के लिए 6ठे राउंड ऑफ टॉक्स, जिसमें राकेश टिकैत का कहना यही था कि यहाँ पे जितने भी मुद्दे हैं उसको उन्होंने अपने सामने केंद्र के सामने रख दिया है और केंद्र जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और अभी भी यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनके अगर आंदोलन को देखा जाए तो दिन प्रतिदिन ये और ऑर्गेनाइज और ये और बड़ा होते हुए दिख रहा है और यहाँ से बाकी स्टेट्स में से भी लोग आके इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि इस आंदोलन के एक और ऑर्गेनाइज तरीके से केंद्र की तरफ एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, जब राकेश टिकैत से पूछा कि क्या इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जितने भी परिवार हैं वहाँ पे वो लोग भी अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो हर शहर में इस आंदोलन को अब पहुंचाने की बात कर रहे हैं ताकि केंद्र पे एक प्रेशर बने और ये तीनों कानून जो है वो वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं आदित्य, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और उधर किसान आंदोलन की आंच बिहार भी पहुंच गई है। पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज कर दिया। अलग अलग जिलों से आए किसानों ने राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने इन किसानों को रोकने का प्रयास किया, हंगामा हुआ और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि किसानों ने भी पुलिस को दौड़ा दिया। किसानों की संख्या को देखते हुए कुछ देर के लिए पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत शादी और गलत तरीके से किए गए धर्मांतरण पर अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक के चिकमंगलूर में राज्य की विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर SL धर्मेगौड़ा का शव मिला है। यहां कदूर के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस को शव बरामद हुआ और साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला है। केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ केरल सरकार 31 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विशेष सत्र की इजाजत दी। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत मंगलवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुई। वर्षा राउत ने 5 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा है। भारत में ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में अलर्ट जारी किया गया है। पीएम मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा, न्यू भाऊपुर खंड का उद्घाटन किया। इस खंड के बन जाने से देश में माल ढुलाई की सुविधा बढ़ जाएगी। गुजरात से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो संसद के बजट सत्र के बाद लोकसभा के सदस्य के तौर पर भी इस्तीफा दे देंगे। अभिनेता रजनीकांत ने ऐलान किया है कि वो राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इससे पहले माना जा रहा था कि वो 31 दिसंबर को अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं।
आगरा में डॉकी क्षेत्र के कुंडोल पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जवां थाना इलाके से 140 कछुए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कछुआ तस्कर 17 बोरों में भरे कछुओं को सड़क किनारे फेंककर भाग गए। कारोबारी सप्ताह के लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 259 अंक उछलकर 43,613 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 59 अंक ऊपर 13,932 पर बंद हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज अमित शाह को जवाब देने के लिए सड़क पर उतरी और बोलपुर में रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बीरभूम के बोलपुर में अमित शाह ने हाल ही में रैली की। इसके बाद ममता बनर्जी भी 2 दिन के दौरे पर बीरभूम पहुंची और बोलपुर में पैदल ही रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की भीड़ शामिल हुई। बीरभूम ममता बनर्जी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन यहां बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई थी। अमित शाह को जवाब देने के लिए टीएमसी ने ममता के मार्च के लिए पूरी ताकत लगाई। इस दौरान टीएमसी के समर्थकों में भी जबरदस्त जोश नजर आया। ममता के रोड शो में बाउल गायक वासुदेव भी शामिल हुए। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने बाउल समुदाय के गायक वासुदेव के घर पर ही खाना खाया था, लेकिन वासुदेव बाउल ममता की रैली में भी नजर आए। रैली के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी टैगोर और सुभाष चंद्र बोस का सम्मान नहीं करती। उनकी स्थिति तो ये हो गई कि सबको लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पूरे बंगाल को जो है उन्होंने गुंडों के हवाले कर दिया, अराजक तत्वों के हवाले कर दिया। जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं वो तो कोई सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती। और उसके बाद वो गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व जो उद्दंडता कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रही है। नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने जा रहे बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तब बसों पर ईंट पत्थर फेंके गए और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट आई है, घायल हुए हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। हालांकि टीएमसी आरोपों से इनकार कर रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बने करीब महीने भर का वक्त भी गुजरा है, लेकिन अभी से बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। आग में घी डालते हुए आरजेडी के एक नेता ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं और इसके एवज में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। हालांकि आरजेडी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। जेडीयू और बीजेपी में रस्साकशी की खबरों के बीच आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी के बयान ने तूल पकड़ लिया। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आरजेडी 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष की ओर से भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने में सहयोग करेगी। आरजेडी नेता का बयान उस वक्त आया है जब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने जबरदस्ती सीएम बनाया और वहीं पार्टी के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी बीजेपी पर साजिश करने का आरोप मढ़ा है। लेकिन क्या जेडीयू की नाराजगी से आरजेडी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है? इस सवाल पर चर्चा तो है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस मौन है। नीतीश जी जब वहाँ से साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके यहाँ क्यों आएंगे? ये एक सवाल उठता है। इसलिए हमको लगता है कि जिन्होंने भी ये बात कही है वो आगे पीछे बगैर देखे हुए व्यवहारिकता को ध्यान में रखे बगैर जो है कहा है। जेडीयू एक ऐसी पार्टी के रूप में आ गई है जो कहीं न कहीं आहत भावना से काम कर रही है। नीतीश जी का ये कहना है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, इसका मतलब वो अनिच्छुक हैं। तो एक अनिच्छुक व्यक्ति, कोई अनिच्छुक नेता
उनके भविष्य को लेकर हम कैसे कोई बात कर सकते हैं। उदय नारायण चौधरी का ऑफर नया नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने और बिहार में तेजस्वी को समर्थन देने की नसीहत दे चुके हैं, लेकिन जेडीयू ने तब भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था और अभी भी आरजेडी के बयान को तवज्जो नहीं दी जा रही। चर्चा ये भी है कि मोदी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है और जेडीयू की नजर कैबिनेट में अहम मंत्री पद पर है।